कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है। भारत ने इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी शुरू भी कर दी है। अब भारत पाकिस्तान पर कब हमला करेगा, कैसे हमला करेगा, ये सब एक तरफ है। बड़ा सवाल है कि और मोर्चों पर भारत पाकिस्तान के साथ क्या करेगा। क्या होगा अगर भारत अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तबाह कर दे, क्योंकि ऐसा अगर भारत कर लेता है तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने का काम शुरू भी कर दिया है, कि कैसे भारत ने कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को भी नहीं रही होगी। आज विस्तार से हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे भारत का ये रणनीतिक कदम पाकिस्तान को कितना चोट पहुंचाने वाला है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, भारत ने कश्मीर क्षेत्र में हिमालय में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के रिजर्वॉयर की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ये कदम भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद उठाया है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड और जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने एक रिजर्वॉयर फ्लशिंग प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि रिजर्वॉयर्स में जमा हुआ कीचड़ बाहर निकाला जा सके। यह काम पहली बार किया जा रहा है और ये 1987 में बने सालार प्रोजेक्ट और 2008-9 में बने बगलिहार प्रोजेक्ट पर हो रहा है। हालांकि यह काम पाकिस्तान को जल आपूर्ति में खतरा तो नहीं डालता, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और जल विद्युत परियोजनाएं भारत से बहने वाली नदियों पर निर्भर हैं। लेकिन अगर अन्य परियोजनाओं में भी इसी तरह का कदम उठाया गया तो पाकिस्तान को दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसे आधे दर्जन से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बड़ी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान को सालार और बगलिहार प्रोजेक्ट पर हो रहे इस काम के बारे में सूचित नहीं किया, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत ऐसे कामों पर पहले रोक थी। ये जानकारी हम आपको रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक दे रहे हैं। आपको बता दें, 1 मई से शुरू हुए फ्लशिंग ऑपरेशन को 3 दिन तक चलाया गया। ये पहला मौका है जब इस तरह का ऑपरेशन किया गया है और इसका उद्देश्य पावर जनरेशन को अधिक प्रभावी बनाना और टरबाइनों को नुकसान से बचाना है। हाइड्रो पावर परियोजनाओं की फ्लशिंग प्रक्रिया के दौरान रिजर्वॉयर्स को लगभग खाली कर दिया जाता है ताकि उसमें जमा कीचड़ बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इस कीचड़ का जमाव उत्पादन क्षमता में गिरावट का प्रमुख कारण बनता है। आपको बता दें, फ्लशिंग सामान्य काम नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पानी की बर्बादी होती है। एक सूत्र ने कहा, निचले हिस्से में स्थित देशों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि अगर इससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो वो तैयार रहे। लेकिन जैसा कि हमने बताया, अब भारत को पाकिस्तान को सूचित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक बात जो यहां पर गौर करने वाली है वो ये कि इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण पाकिस्तान के साथ कई बार वार्ता करने के बाद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि इसके बन जाने से उसका पानी का हिस्सा कम हो सकता है। वहीं इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम द्वारा एक्सेस किए गए ऑफिशियल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम 30 अप्रैल तक अपने सामान्य मार्ग और गति से बह रही थी। हमने तीनों नदियों पर बने भारत के आखिरी बांध और पाकिस्तान के पहले बांध पर नजर रखी ताकि पता चल सके कि इसमें कोई बदलाव आया है या नहीं। अगर भारत अपने बांधों से कम पानी छोड़ता है तो उसी नदी पर बने पहले बांध में पानी का बहाव कम होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में प्रवेश बिंदुओं पर चिनाब और झेलम के दर्ज प्रवाह में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ जिसे भारत द्वारा अपस्ट्रीम जल विद्युत परियोजनाओं पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए डेटा की पुष्टि IWT निलंबन से पहले और बाद में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा कैप्चर की गई सैटेलाइट इमेज से होती है। सैटेलाइट डेटा से साफ हुआ कि भारत में बांधों, झेलम में उरी बांध, चिनाब में बगलिहार और सिंधु में नीमू बाजागो में नदी के पानी के प्रभाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।
पाकिस्तान में इन नदियों पर पहली वाटर रेगुलेटिंग सुविधाओं मंगला, मराला और पाकिस्तान पंजाब के कालाबाग में जिन्ना बैराज के मामले में भी यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई नल है जिसे आप जब चाहे बंद कर सकते हैं। नदियों को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी परियोजनाओं के अभाव में ये करीब नामुमकिन है जो नदी के पानी को संरक्षित और मोड़ सकती है। तो भारत ने भले ही फैसला लिया है, लेकिन ये थोड़ा पेचीदा है। हालांकि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार कर रही है कि पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान ना जाए, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा करने के लिए भारत कितना तैयार है और वास्तव में कितने बांधों को बनाने की जरूरत होगी। आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम के विश्लेषण के मुताबिक वर्तमान में पाकिस्तान में बहने वाले पानी को संग्रहित करने के लिए भारत को भाखड़ा नांगल के आकार के कम से कम 22 बांधों की आवश्यकता होगी। भाखड़ा नांगल बांध सिंधु जल संधि द्वारा शासित नदियों पर सबसे बड़ा बांध है। अब सोचिए, ऐसे 22 डैम बनाने होंगे तब जाकर कहीं पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसे रोका जाएगा। सिंधु जल संधि भारत को पूर्वी नदियों सतलज, ब्यास और रावी और पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम पर विशेष अधिकार देता है और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पश्चिमी नदियों से हर साल औसतन 136 MAF मिलियन एकड़ फुट पानी बहता है। आसान भाषा में समझते हैं तो 1 MAF पानी 10 लाख एकड़ जमीन या 3 दिल्ली NCR के बराबर क्षेत्र को 1 फुट गहरे पानी में डुबो सकता है। अगर पश्चिमी नदियों से बहने वाले पूरे पानी को रोक दिया जाए तो ये पूरे जम्मू और कश्मीर, जो कि 42,241 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, उसे 13 फीट पानी के नीचे ला सकता है। इस पानी को रोकने का सबसे सही तरीका है डैम बनाना, ताकि सूखे मौसम में कृषि और बिजली उत्पादन के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये जो ट्रीटी है वो भारत को पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों पर डैम बनाने की परमिशन नहीं देती है और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में इनमें से किसी भी नदी पर एक भी बांध मौजूद नहीं है। यहां तक कि रन ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट रिजर्वॉयर्स में भी भारत 3.6 MAF से अधिक पानी नहीं रख सकता है। पाकल दुल पहली स्टोरेज सुविधा है जिसे भारत किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी पर बना रहा है। इसमें 125.4 मिलियन क्यूबिक मीटर या 0.1 MAF पानी रखा जा सकता है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पश्चिमी नदियों पर 6 ऑनगोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी बांध के रूप में क्लासिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हर परियोजना अपने रिजर्वॉयर में निरंतर संचालन के लिए कुछ पानी रखती है। कुल मिलाकर सलाल, किशनगंगा, बगलिहार, उरी, दुलहस्ती और निमो बाजगो डैम रिजर्वॉयर्स इन नदियों में एक साल में बहने वाले पानी का सिर्फ 0.4% ही रख पाते हैं। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन सभी जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर यह क्षमता 2% तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं रतले, पाकल दुल, क्वार और कीरू जल विद्युत परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। इनका निर्माण नवंबर 2021 और मई 2022 के बीच शुरू हुआ और अगले साल तक पूरा होने की उम्मीद है। अब कम से कम 3 और बांध सावलकोट, बरसर, किरथाई 2 की योजना बनाई गई है। एक बार पूरा हो जाने पर इन बांधों का कंबाइंड वाटर स्टोरेज पाकिस्तान में प्रवाह के समय पर एक बड़ा प्रभाव डालने की क्षमता देगा, खासकर सूखे मौसम के दौरान। वहीं पूर्वी नदियों पर बने 7 प्रमुख बांध हर साल रावी, ब्यास और सतलुज नदियों में बहने वाली पानी का 50% तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर भारत बाढ़ की चेतावनी को रोकता है या मानसून के चरम मौसम के दौरान भाखड़ा बांध के स्लुइस गेट खोलने का फैसला करता है तो पाकिस्तान के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अब आखिरी में एक सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोकना हमारे हित में है? तो ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी नदियों पर बांध बनाने से भारी आर्थिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट आएगी और इसके साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर में आपदाओं की संभावना भी बढ़ेगी। पश्चिमी नदियों पर कोई भी बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो सही तरीके से प्लान किया गया है और हमारे लोगों, हमारे परिदृश्य और हमारे भविष्य के लिए कितना फायदेमंद है। क्योंकि पश्चिमी नदियों पर स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कोई उपलब्ध स्थान नहीं है, तो अगर ऐसे
स्टोरेज लोकेशन की पहचान की जाती है तो देखना होगा कि नदी कौन सी है और उसका पानी रोकने से क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। हमने ये खबर करने के लिए इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की मदद ली थी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।